सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या तनाजा मामले की आज की समाअत में मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन की जानिब से दलील पेश करने का सिलसिला जारी रहा। राजीव धवन ने मस्जिद के मरकजी गुंबद के नीचे 1839 से भगवान राम की मूर्ति होने की बात से इनकार करते हुए कहा कि 1949 में धोखे से मस्जिद के मरकजी गुंबद के नीचे भगवान राम की मूर्ति रखी गई थी। आज की समाअत में और क्या कुछ खास बात रही, तफसीली जानकारी दी हमारे दिल्ली नुमाइंदे सुशील पांडे ने। राम जन्मभूमि अयोध्या विवाद मामले में आज की सुनवाई पूरी हो गई। मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से पेश वकील राजीव धवन ने अपनी बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि मुख्य गुंबद के नीचे 1839 की जो बातचीत कही जा रही है वो सरासर गलत है। 1949 में वहां पर छल से जो मेन स्थल है भगवान श्री राम की मूर्ति को रखा गया। जस्टिस अशोक भूषण और राजीव धवन में आज मामले की सुनवाई के दौरान थोड़ी सी नोकझोंक भी देखने को मिली। दरअसल जस्टिस अशोक भूषण ने राजीव धवन से 1839 के एक गवाह के उस बयान को पढ़ने के लिए कहा, जिसमें उस गवाह ने यह बयान दिया था कि मुख्य गुंबद के नीचे भगवान राम की मूर्ति को उसने देखा था। लेकिन राजीव धवन अगर उस बयान को पढ़ते तो इतने दिनों से जो वो बातचीत कर रहे हैं, जो बहस वो कर रहे हैं, उनके बहस पर पानी फिर जाता। इस पर राजीव धवन ने अशोक भूषण पर ही सवाल खड़े कर दिए। हालांकि जब दोनों पक्षों की तरफ से इस पर नाराजगी जताई गई तो राजीव धवन ने कोर्ट से माफी मांगी। लेकिन आज राजीव धवन ने अपने बहस में कोर्ट को यह समझाने की कोशिश की कि मुख्य गुंबद के नीचे श्री राम की मूर्ति 1949 में छल से रखी गई थी और 19वीं शताब्दी में श्री राम जन्मभूमि के टाइटल को इंट्रोड्यूस किया गया था। यानी कि ये साफ है कि बार बार राजीव धवन सुप्रीम कोर्ट को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सदियों से जो मुख्य गुंबद है वो मस्जिद का स्थान रहा है, ना कि श्री राम जन्मभूमि का। हालांकि लंच के बाद आज मामले की सुनवाई हो नहीं पाई क्योंकि मुख्य न्यायाधीश जो मामले की सुनवाई कर रहे थे उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आगे की सुनवाई कल सुप्रीम कोर्ट दोबारा करेगा। कैमरामैन गौरवगिरी के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। तबरेज अंसारी हुजूमी तशद्दुद मामले में पुलिस के जरिए सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कत्ल की दफा को शामिल किए जाने को मकतूल की बेवा ने नाकाफी करार दिया। तबरेज अंसारी की बेवा ने चार्जशीट के मुताबिक मुलजमीन को मौत की सजा देने का मुतालबा किया। तबरेज अंसारी की बेवा से खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे नौशाद आलम ने। हुजूमी तशद्दुद के शिकार तबरेज अंसारी के मामले में पुलिस ने यू टर्न लिया है। पहले जिस चार्जशीट में 302 का मुकदमा हटाकर 304 किया गया था, अब फिर से सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 302 को शामिल किया गया है। हमारे साथ जो है इस वक्त तबरेज अंसारी की बेवा शाइस्ता परवीन और उनके तबरेज अंसारी के चचा मसरूर आलम मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं कि इस चार्जशीट के बाद उनसे किस तरह की इंसाफ की उम्मीद नजर आ रही है। चार्जशीट में 302 का मुकदमा जो है मुलजमीन को के खिलाफ जो है फिर से दाखिल किया गया है। कितना इंसाफ मिलने की उम्मीद लग रही है आपको? उम्मीद है इंसाफ मिलने की। और क्या चाहती हैं आप उसके लिए? इंसाफ चाहते हैं, बस मुजरिमों को फांसी की सजा हो, बस यही चाहते हैं। ये जानना चाहते हैं कि तबरेज अंसारी के खिलाफ जो उन लोगों ने कहा कि चोरी का इल्जाम लगाया था, ये कहाँ तक दुरुस्त है और आपको अब तक सरकार से क्या क्या मदद मिली है? कुछ भी मदद नहीं मिली है सरकार से। तबरेज अंसारी के बारे में कहा जाता है कि वो बाइक की चोरी किया था, उसकी पादाश में उसको जो है वो पीटा गया, उसको पकड़ा गया। गलत थी ये सब, सारी झूठी बातें, सब गलत बातें। अब जो है तबरेज अंसारी के मामले में किस तरह की जांच का जो है आप मुतालबा करेंगे सरकार से? सीबीआई जांच की। तो शाइस्ता परवीन और उनके तबरेज अंसारी के चचा मसरूर आलम का ये वाज़े तौर पे कहना है कि ये जालिमाना हरकत उसके साथ किया गया है, जिसके पादाश में उस तबरेज अंसारी की मौत वाकई हुई है और इन्हें पुलिस पर एतमाद जो है ज़रूर बहाल हुआ कि 302 का मुकदमा फिर से जो है दाखिल किया गया और ये जो है हुकूमत पे भी जो इंसाफ की उम्मीद नजर आ रही है। लेकिन अब ये देखना होगा कि अदालत इस सिलसिले में किस तरह का इंसाफ सामने आता है। कैमरामैन संत के साथ नौशाद आलम, न्यूज़ 18 खरसामा, झारखंड। 70 साल के बाद भी हम लोग मुहाजिर हैं, रिफ्यूजी हैं। 3 नस्लें गुजर जाने के बाद भी बच्चों से ये नहीं कह सकते हैं कि हम जहां रहते हैं वहां के मालिक हैं। ये एहसास व ख्यालात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहने वाले इन सिखों, सिंधियों और पंजाबियों के हैं जो
आज भी मालिकाना हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। पेश लखनऊ से तारक कमर की रिपोर्ट। हिजरतों के दुख बड़े होते हैं, जख्म गहरे होते हैं, लेकिन अगर मुहाजिरों को कबूल कर लिया जाए, इन्हें सभी हुकूक दे दिए जाएं, तो ये जख्म भर जाते हैं और लोग अपने किए हुए फैसलों पर नहीं पछताते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने बचपन में पाकिस्तान के कुछ इलाकों से यहाँ आए थे। लखनऊ के अमीनाबाद और आलमबाग समेत कई इलाकों में पनाह हासिल की, कारोबार कायम किए। ये लोग आबाद तो कर दिए गए, लेकिन मालिकाना हुकूक से आज तक महरूम हैं। मेरी पैदाइश 1942 की डिस्ट्रिक्ट सरगोधा सिलावाली गांव की मेरी पैदाइश है और मैं 4 साल की उम्र से यहाँ पर अपने वालिदान के साथ यहाँ लखनऊ पहुँचा हुआ हूँ। तब से आज तक ये गवर्नमेंट ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने जो भी कुछ पैसा हमको रिहेबिलिटेट करने के लिए दिया है, वो हमसे मैं ब्याज के वापस ले लिया गया है और आज तक हमारी रजिस्ट्री हमारे नाम में नहीं हुई है। हमारी 4 पुश्तें बीत चुकी हैं। हम इस समय 80 साल की उम्र में आपके साथ दरख्वास्त करना चाहते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए और इसको हमारे नाम रजिस्ट्री की जाए ताकि हम अपने बच्चों को सुखी देख सकें। हम लोगों का वहाँ पे जमींदारी थी, जो भी थी, हम लोग छोड़ छाड़ के यहाँ पे आए। यहाँ पे भी सरकार ने हम लोगों के साथ कोई ऐसा काम नहीं करके दिखाया जिसको हम लोगों को अपनापन दिखाई सके। हम लोगों के साथ सरकार ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो अपनापन दिखाई दे। हम लोग इनसे 70 साल से गुजारिश कर रहे हैं कि हम लोगों को मालिकाना हक दिया जाए। हम लोगों ने इसकी रकम को ब्याज समेत दे चुके हैं। अभी तक इन लोगों के हुकूक की बाजियाबी नहीं हो सकी है, जबकि दूसरी रियासतों में ये हुकूक फराहम किए जा चुके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में 70 साल से ज्यादा अरसा गुजारने के बाद भी ये अफराद मालिकाना हुकूक से महरूम हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली 1 साल के अंदर दिया है, उसका एक्ट है 1954, रिहेबिलिटेशन एंड कंपल्सेशन एक्ट 1954। उसी एक्ट के अंतर्गत महाराष्ट्र गवर्नमेंट दे रही है। हम लोगों से कहा गया कि आप महाराष्ट्र की कॉपी मंगा लीजिए, अगर उन्होंने दिया होगा तो हम भी देंगे, तो हम कॉपी दे चुके हैं। हमारे सरदार भाइयों के हक नहीं मिल रहे हैं और जिनकी बहुत वाजिब सी मांग है कि हम कब तक किराएदार रहेंगे, हम कब तक पनाह गुज़ीर रहेंगे, हम कब तक शरणार्थी बने रहेंगे, हम परमानेंट कब होंगे। हमारी 3 नस्लें गुजर गई, उन 3 नस्लों के बावजूद हम अब तक के पनाह गुज़ीर हैं, तो ये हमारा ये लेबल ख़त्म होना चाहिए। मामला LDA नगर निगम और इंतजामिया यानी कई महकमों के बीच उलझा दिया गया है। सरकारी अफसरान एक दूसरे पर जिम्मेदारियां थोप देते हैं, लेकिन मसाइल का हल किसी के पास नहीं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। अयोध्या के तारीखी मुकदमे की समाअत जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, मुख्तलिफ अंदाज के बयानात का सिलसिला भी दराज हो रहा है। साथ ही मसालिहत और सालिसी के हवाले से भी इजहार राय का सिलसिला जारी है। अहम बात यह है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के रूल को मशकूक निगाहों से देखा गया है। महसूस होता है जैसे मुस्लिम फरीकों के माबैन कोई जहनी फासला फरूख पा रहा है। हालांकि वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन ने तहरीरी तौर पर यह वाज़ेह कर दिया कि बोर्ड अपने देरीना मौक़िफ़ पर कायम है और इस मुकदमे को लेकर निहायत संजीदा है। कुछ लोग ड्राइंग रूम में बैठकर मुल्क को देखते हैं और मुसलमानों की तर्जमानी करने की कोशिश करते हैं, मगर उनकी राय से ना अवाम मुत्तफिक हैं ना मुस्लिम उलमा मुत्तफिक होते हैं, मगर अपनी राय दे सकते हैं, वो देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी मसालहत की वो भी नाकाम हो गई, तो अब इस दरमियान उनका लेटर जाता है कि इस मसालहत का काम फिर शुरू किया जाए। जमीयत उलमा मसालहत के मुखालिफ नहीं है, लेकिन उनके बयानात भी मुश्तबा आए हैं और उन्होंने जो वकला अभी तक पूरी तैयारी के साथ केस लड़ रहे हैं और अब बिल्कुल गवाहियों का और बहस का मामला आया है, ऐसे मौके पर कुछ बहुत अहम वकला को हटा करके ऐसे वकला को नामजद कर दिया है जिनका माजी मुश्तबा है, जिनका पहले की सरगर्मियाँ मुश्तबा है और जो उतनी मजबूती से केस शायद न लड़ पाएँ। जमहूरियत का बिल्कुल साफ मौक़िफ़ है कि हम सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा उसको मानने को पूरी तरीके से तैयार हैं, ख्वाह हमारे हक़ में हो या ना हो, नंबर 1। दूसरी बात यह कि किसी भी तरीके की मुफाहमत की बात अगर होती है तो हम उसका खुले दिल से इस्तकबाल करते हैं कि अगर खुले दिल से साफ जहनों के साथ कोई मुफाहमत की बात होती है तो हम उसका इस्तकबाल करते हैं, आइए बैठे बात करते हैं। लेकिन मस्जिद के नाम पर, बाबरी मस्जिद के नाम पर या कोर्ट के नाम पर किसी भी तरीके की सौदेबाजी जमीयत किसी भी हाल में
मानने को तैयार नहीं है। जो भी फैसला हो, जो हालात हो, उसमें मुल्क और समाज का कोई नुकसान ना हो। उत्तर प्रदेश में बच्चा चोरी के वाकयात में इजाफा देखा जा रहा है। ताजा मामला पीलीभीत का है, जहां भीड़ ने बच्चा चोरी के इल्जाम में नौजवान की पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि एक नौजवान को बच्चा चोरी करते हुए लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में भी हुजूम के हाथों पिटाई की तस्वीरें सामने आई हैं। बरेली में दबंगों ने मंदिर के पुजारी और उसके अहल खाना को जमकर पीटा। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पुजारी को किस तरह बेरहमी से पीटा जा रहा है। गुज़श्ता 3 वर्षों में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के जरिए पीएचडी करने वालों की तादाद महज 3% से भी कम रह गई है। 2014 में 1186 पीएचडी अवार्ड करने वाली यूनिवर्सिटी ने गुज़श्ता साल महज 25 पीएचडी अवार्ड की है। रिसर्च स्कॉलर्स की तादाद में इतनी कमी क्यों आई, इसके लिए देखिए मेरठ से तंजीर अंसार की ये रिपोर्ट। गुज़िश्ता कुछ बरसों से पीएचडी करने वाले रिसर्च स्कॉलर्स की तादाद में गैर मामूली कमी दर्ज की जा रही है। अकेले मगरिबी उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने वालों की तादाद पर नजर डालें तो हैरान करने वाले आदादुशुमार सामने आते हैं। मेरठ की सीसीएस यूनिवर्सिटी से अवार्ड होने वाली पीएचडी की तादाद में 4 सालों के दरमियान 97% की कमी दर्ज की गई है और इसकी वजह वो सॉफ्टवेयर है जो अदबी चोरी रोकने के लिए अब यूनिवर्सिटीज के जरिए इस्तेमाल किया जा रहा है। गुज़िश्ता 3 सालों में हमने तकरीबन 286 थीसिस सॉफ्टवेयर से चेक किए हैं, जिसमें तकरीबन 215 थीसिस ऐसे पाए गए जिनका 25% से कम प्लेगरिज्म आया और 53 थीसिस ऐसे सामने आए जिनमें 25 से लेकर 40% तक अदबी चोरी पाई गई। 2014 में तकरीबन 1186 पीएचडी अवार्ड हुई चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के द्वारा और जो 2015 में ग्राफ नीचे आ गया और कुल 494 पीएचडी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने अवार्ड की बच्चों को। यूजीसी के कवायद व ज़वाबित के मुताबिक 25% से कम नकल किए गए मवाद पर किसी तरह की पेनल्टी नहीं है, लेकिन 25 से 40 और 40 से 60% मवाद चोरी करने वाले रिसर्च स्कॉलर्स को 6 माह से लेकर 1 साल के दरमियान दोबारा थीसिस लिखकर मुकम्मल करना जरूरी है। रिसर्च स्कॉलर्स में जागरूकता आई है और वो अब जो पीएचडी कर रहे हैं अदबी चोरी से बचते हुए अपनी अल्फाज में लिखते हुए थीसिस सबमिट कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि यूजीसी के इस कदम से क्वालिटी में इजाफा होगा, बेहतर किस्म के रिसर्च पेपर्स और पीएचडी सामने आएंगी, जिससे न सिर्फ पीएचडी की हम बात करें बल्कि यूनिवर्सिटी की क्वालिटी पर भी असर पड़ेगा। यूजीसी की सख्ती से पीएचडी करने वालों की तादाद और मकाले के मेयार पर तो फर्क पड़ा है, लेकिन ये दायरा अंग्रेजी जबान में थीसिस लिखने वालों तक ही महदूद है, जबकि हिंदी, उर्दू और दीगर हिंदुस्तानी जबानों में पीएचडी करने वालों की अदबी चोरी के लिए अब तक कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, जिसकी शिद्दत से जरूरत महसूस की जा रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तंजीर अंसार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ओपी सिंह ने आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक्सटेंशन लेक्चर बनवान मुल्क तामीर और तरक्की में नौजवानों की जिम्मेदारी से खिताब किया। वहीं तालिबात के नौतामीर शुदा हॉस्टल का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर एमयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर के साथ यूनिवर्सिटी और पुलिस के दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। डीजीपी ने इस दौरान तलबा को मुल्क के तरक्याती प्रोग्रामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की तलकीन की और कहा कि वही मुल्क का मुस्तकबिल है और हर कामयाबी का रास्ता तालीम से होकर गुजरता है। उन्होंने इस दौरान हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही तरक्याती स्कीमों पर भी तफसील से रोशनी डाली।
everybody was on their tenterhooks. So the governance role is very, very important for the youths to play in order to make the nation as a great nation. Come to the third part of it, the social roles. This is the third side of the triangle of virtue. These roles are undertaken by the families, by the communities at large. When you get admission in a prestigious university like AMU, people congratulate you. Embroidered in this means that the commendation of you getting admission in this university means you have to give back to the society. यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन लेक्चर था और इसमें लेक्चर जो था वो हमारे मौजूदा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री ओपी सिंह साहब का था, जो अपने आप में एक शख्सियत है और रोल मॉडल हैं यूथ के लिए। आज का जो स्पीच और जो लेक्चर था उनका काफ़ी इंस्पायरिंग था, मोटिवेटेड था, और जो टॉपिक था लेक्चर का वो था कि रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग्स। सर ने हमें सब डेमोक्रेसी वगैरह के बारे में बताया, सब बताया कि यूथ का कितना बड़ा रोल होता है नेशन को बिल्डअप करने के लिए। आज जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश के हमारे यहाँ आए, जिनका टॉपिक था इस सेमिनार का कि यूथ, जो युवा हैं एक देश के, वो इस बिल्डिंग नेशन को बिल्ड करने में कैसे हेल्प कर रहे हैं, तो उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से रखा कि यूथ जो है वो पहली कड़ी है किसी भी नेशन के लिए। आलमी सतह पर इस्लामी ताकतों और मुस्लिम फ़िरक़ों का इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। अहले तशी के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह सैयद आगा सिस्तानी के इस पैगाम को हिंदुस्तान में आगा सिस्तानी के वकील सैयद शमीमुल हसन जलसों और मजालिस में अपनी तकारीर के जरिए आम करने की कोशिश कर रहे हैं। मजालिस को खिताब करने के लिए मेरठ पहुंचे मौलाना सैयद शमीमुल हसन ने मकामी शख्सियात से तफसीली गुफ्तगू में आगा सिस्तानी के इस पैगाम का जिक्र किया और मसलकी इख्तलाफात के बावजूद इस नसीहत पर अमल करने की अपील की। हमारा बेहतरीन वसीला मजालिस है, मिंबर है, जिसके ज़रिए से हम वो सिस्तानी साहब का नज़रिया कहिए या सिस्तानी साहब जो नबी और इमाम और अंबिया और मासूमीन के पैगामात हैं, उनको जिस तरीके से उन्होंने रिसर्च करके पेश किया है, उसको हम मेंबर के ज़रिए से आवाम तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हमारी जितनी इस्लामी ताकतें हैं उनको मुत्तहिद होकर एक प्लेटफार्म पर आने की ज़रूरत है कुफ्र की ताकत के मुकाबले के लिए, ताकि वो हम पर कामयाब न हो सकें और हम मुत्तहिद होकर उनका मुकाबला कर सकें। बिहार में 37,000 से ज्यादा असातिज़ा की तकर्री होने जा रही है। 8 साल बाद होने वाली इस तकर्री में एक बार फिर से फारसी और अरबी के उम्मीदवारों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। यानी तकर्री के नोटिफिकेशन में फारसी और अरबी के उम्मीदवारों के लिए एक भी असामी नहीं है। वहीं हाई स्कूलों में उर्दू के लिए एक भी पोस्ट का ऐलान नहीं किया गया है। आइंदा साल बिहार में असेंबली का इंतखाब है। अपोजिशन पार्टी ने इस मामले पर हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। अब देखिए तफसीलात, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। बिहार में एक बार फिर से हुकूमत की नाइंसाफी जग जाहिर हो गई है। बिहार हुकूमत रियासत में 8 सालों बाद असातिज़ा की तकर्री करने जा रही है। मिडिल स्कूलों के लिए कुल 25,270 पोस्ट और हाई स्कूल में 12,065 असातिज़ा की तकर्री का ऐलान किया गया है। 8 सालों बाद होने वाली इस तकर्री में एक बार फिर फारसी और अरबी के उम्मीदवारों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। 9वीं और 10वीं के लिए रियाजी में 5,054 टीचरों की तकर्री, अंग्रेजी के लिए 5,054 ओहदों पर टीचरों की तकर्री होगी, 5,054 असामियों पर साइंस के टीचरों की तकर्री होगी, सोशल साइंस में भी 5,054 टीचरों की तकर्री होगी, हिंदी में 3,000 और संस्कृत में 1,054 टीचरों की तकर्री होगी और उर्दू में 1,000 टीचरों की तकर्री होगी। फारसी और अरबी के साथ सौतेला सलूक क्यों, जबकि 11वीं और 12वीं जमातों के लिए तकर्रियाँ कुछ इस तरह हैं। रियाजी में 2,104 टीचरों की बहाली होगी, फिजिक्स में 2,384 असामियों पर तकर्री होगी, केमिस्ट्री में 2,221 टीचरों की तकर्री होगी, हयातियात के लिए 723 टीचरों की तकर्री होगी और कंप्यूटर साइंस के लिए 1,673 टीचरों की तकर्री होगी। सभी स्कूलों में फारसी और अरबी के टीचरों के लिए मंजूरशुदा असामियां होने के बाद भी असातिज़ा की तकर्री में उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। अपोजिशन ने इस मामले को लेकर हुकूमत पर हमला बोला है।
2011 में भी निकाला गया वैकेंसी, उसमें भी पर्सियन और अरबिक को नहीं लिया गया, और अभी निकाला गया था। हम लोग को उम्मीद था पूरे बिहार के और देश में जो भी लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, बिहार के बाहर भी, उनको बड़ी उम्मीद थी कि अभी जो वैकेंसी निकल रहा है 25,000 और 12,000 से ज़्यादा तादाद में इसमें दिया जाएगा।